हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेकंड टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? एक रूल्स हैं, सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जो हमें बताती है कि बिजनेस इरा में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करनी है, कैसे रिकॉर्ड करना है ट्रांजेक्शन्स को, कैसे रिपोर्ट तैयार करनी है और कैसे कंपैरिजन करना है। दे ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने अगर स्टैंडर्ड रूल फॉलो करेगी तो अलग अलग डिफरेंट कंपनीज़ की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी उनमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, हम कोई कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं जो बताते हैं कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस को कौन कौन से प्रिंसिपल्स को, कंसेप्ट्स को, अजम्पशंस को फॉलो करते हुए, उन्हें कंसीडर करते हुए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करना है। दीज प्रिंसिपल्स ऑल्सो मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड अ बिजनेस हेल्थ। यूएसए द स्टैंडर्ड्स जो फॉलो करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? क्लस्टर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो इशू किए गए हैं एंड डेवलप ओवर मैनी ईयर्स। एक्सपर्ट्स ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है तब जाकर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप हुए हैं। टाइम टू टाइम इनमें मॉडिफिकेशन भी किया गया है। वन ऑफ द रीज़न फॉर यूजिंग GAAP is so that anyone reading the financial statement of MNCs has a reasonable basis for comparison। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, हर कंट्री के अपने अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो सकते हैं, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी जो एक ही टाइम में कई सारी कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही होती है तो वो GAAP स्टैंडर्ड्स को यूज़ करती है और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करती है कि किस कंट्री में हमारी कंपनी अच्छा रन कर रही है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड एंड आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड रिसर्चेस। सो ये लैब टेस्टेड नहीं है, हैंस दे लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जैसे कि साइंस के रूल्स हैं, फिज़िक्स के रूल्स हैं जो कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं, लैब टेस्टेड होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल लैब टेस्टेड नहीं है, ये मैन मेड हैं, इसलिए यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो सकते हैं। ये स्टैटिक नहीं है, इनमें मॉडिफिकेशन किए गए हैं, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस इनमें चेंजेस आते रहते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अजम्पशंस एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग लैंग्वेज कन्वे द सेम मीनिंग टू ऑल पीपल एंड टू मेक इट मोर मीनिंगफुल। जो सभी अकाउंटेंट हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का, अकाउंटिंग अजम्पशंस का यूज़ करते हैं। जैसे हम 8th 9th में साइंस से कुछ रूल्स पढ़ते हैं, कुछ अजम्पशंस को हम लेकर चलते हैं, ऐसे ही जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करते हैं तो कुछ अजम्पशंस को कंसीडर करके उनको मानकर फिर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। तो सभी अकाउंटेंट, सभी ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते ही करते हैं। दीज कंसेप्ट प्रोवाइड ए फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस। हमारी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है कि पहले हमने जर्नल भी रिकॉर्ड करना है, फिर लेजर में, ट्रायल बैलेंस में, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पूरी जो ये प्रोसेस है उसका फाउंडेशन हमें कौन तैयार करके देता है? अकाउंटिंग अजम्पशंस। तो हम देखते हैं हमारे पास टोटल कितने अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं। तो हमारे पास टोटल 9 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं। उनमें से जो 3 हैं वो फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं जो ICAI ने इशू किए गए हैं, के द्वारा इशू किए गए हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। फर्स्ट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, अक्रूअल कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट एंड हिस्टोरिकल कोर्स कंसेप्ट।
इनमें से जो फर्स्ट थ्री हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड अक्रूअल कंसेप्ट, ये हमारे पास फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं। तो चलिए वन बाय वन इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है? गोइंग का मतलब जो ऑन गोइंग है, कॉन्टीन्यूटी है जिसमें, और कंसर्न हमारा क्या हो गया? एंटरप्राइज। तो कोई भी एंटरप्राइज क्या मानकर चलती है कि वो लॉन्ग टाइम के लिए रन करेगी। बिजनेसमैन ये मानकर चलता है कि उसका बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा, ये नहीं है कि आज बिजनेस ओपन किया और कल बंद हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नेचर के डिसीजन होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं। तो जो भी हमारी कंपनी से जुड़ता है वो यही मानकर चलता है कि कंपनी लॉन्ग टाइम के लिए रन करेगी। तो एक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पर बेस्ड ही इन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की होगी, इसीलिए इसे फंडामेंटल बेसिक जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड माना जाता है। इट इज़ एज्यूम दैट अ बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड ही हम फिक्स एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू पर। और हर साल हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लेस करके जो वैल्यू आती है उसे हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, और मार्केट वैल्यू को हम इग्नोर करते हैं। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट आउटसाइड पार्टीज एंटर इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद द एंटरप्राइज। जो आउटसाइड पार्टीज़ हैं, बाहर के लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो हमारी कंपनी के साथ कैसे जुड़ते हैं? उन्हें लगता है कि कंपनी लॉन्ग टाइम के लिए रन करेगी, तभी वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस विच हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू आर शोन एज एसेट इन द बैलेंस शीट। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन सी हैं? जो हमने पहले पे कर दिए हैं, लेकिन उनका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। तो वो हम किस बेस पर करते हैं? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेस पर ही करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए रन करेगा। इस कंसेप्ट के बिना हम करंट और फिक्स एसेट, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ का क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेस पर ही किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट नाम से ही पता चल रहा है, जो कंसिस्टेंट है, जो चेंज नहीं हो रहा, जो कंटिन्यू एक जैसा ही चल रहा है। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, मेथड हैं, वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, उनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे हमने डेप्रिसिएशन का मेथड है यूज़ किया है, स्टॉक वैल्यूएशन का कोई मेथड यूज़ किया है, ईयर टू ईयर वो सेम रहना चाहिए। मान लो डेप्रिसिएशन का मेथड हम फर्स्ट ईयर यूज़ कर रहे हैं, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो इससे हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होगी वो रिलायबल नहीं होगी। तो हमें ईयर टू ईयर सेम मेथड ही यूज़ करनी चाहिए। यही हमारा कहता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। हाउएवर मैनेजर कैन चेंज द अकाउंटिंग मेथड अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। अब कंसिस्टेंसी कंसेप्ट अगर हमारे पास है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी चेंजेस आते हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज होती हैं तो हम कुछ भी अपने मेथड्स को चेंज नहीं कर सकते। ये रिजिड रूल नहीं है। मैनेजर चेंज कर सकते हैं अकाउंटिंग मेथड को बाय गिविंग रीज़न टू चेंज इन फुटनोट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट मैनेजर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हुए फुटनोट पर रीज़न देना होगा कि हम मेथड चेंज कर रहे हैं और क्यों चेंज कर रहे हैं। सो नेक्स्ट है हमारा अक्रूअल कंसेप्ट। हमारे पास दो बेसिस होते हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की। एक तो होता है हमारे पास कैश बेसिस और दूसरा है हमारे पास अक्रूअल बेसिस। तो देखते हैं कैश बेसिस क्या कहता है कि आपको ट्रांजैक्शंस को तभी रिकॉर्ड करना है जब आपको कैश रिसीव हो जाए या फिर आप कैश को पेमेंट कर रहे हो, तभी आपको अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। बट अक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है, आपको रिवेन्यू उसी टाइम रिकॉर्ड करनी है जब आप आपको चाहे वो रिसीव हो चाहे वो ना हो, आप रिकॉर्ड करोगे साथ के साथ जब आपको
आपने सेल कर दी हैं, गुड्स सेल कर दी हैं या सर्विस रेंडर कर दी हैं, आप उसी टाइम उसी डेट को आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। इट इज़ इमैटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। एंड ऑन द सेकेंड हैंड एक्सपेंसेस, सेम ट्रीटमेंट हम एक्सपेंसेस का करेंगे। एक्सपेंसेस को भी उसी डेट को उसी अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो हुए हैं, ठीक है। दे असिस्ट इन अर्निंग द रेवेन्यू वेदर द कैश इज पेड और नॉट। हमने कैश चाहे पे किए हैं चाहे कैश पे नहीं किए। ऑफन डिस्क्राइब एज अ मैचिंग कंसेप्ट, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट भी हमें क्या कहता है, जिस साल आपने रेवेन्यू कमाई है उससे रिलेटेड खर्चे आप उसी रेवेन्यू में से चार्ज करोगे। द कंपनी नीड नॉट बी स्पेसिफिकली स्टेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट can take for granted that these assumptions have been followed while preparing financial statement। तो हमने इससे पहले 3 कंसेप्ट पढ़े हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड एक्रूअल कंसेप्ट। तो मैनेजर को बार बार अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये डिस्क्राइब करने की नीड नहीं है कि हम गोइंग कंसर्न पर बेस्ड हैं, कंसिस्टेंसी है या एक्रूअल बेसिस हमने कंसेप्ट को यूज़ किया है। ये फंडामेंटल हैं। जब भी कोई पार्टी हमारे साथ डील करती है तो वो ये मानकर चलती हैं, फॉर ग्रांटेड लेकर चलते हैं कि इन्होंने इन तीनों कंसेप्ट्स पर बेस ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की होगी, इसीलिए इनको फंडामेंटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है, बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट यूनिट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं। और जो भी हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। इसी कंसेप्ट के कारण प्रोप्राइटर को क्या माना जाता है कि वो बिजनेस का क्या है, एक क्रेडिटर है। बिजनेस ने अपने मालिक से पैसा उधार लिया हुआ है, इसीलिए जो बिजनेसमैन है वो पैसा लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, और उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और कैपिटल हमको क्या माना जाता है, लायबिलिटी माना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि बिजनेस ने अपने मालिक से पैसा उधार लिया हुआ है, इस पर इंटरेस्ट पे करना है, और बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है, एक लायबिलिटी है। द कैपिटल इज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस बिकॉज इट इज एज्यूम्ड दैट द फर्म हैज़ बोरोड फंड्स फ्रॉम इट्स ओन प्रोप्राइटर। नेक्स्ट है हमारे पास मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिसे हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती होंगी जिसे हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उन ट्रांजैक्शंस को इग्नोर किया जाता है। तो ये कंसेप्ट हमें ये बताता है, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे कि 2 मैनेजर हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल मैनेजर, इनके बीच में झगड़ा हुआ है, तो इसे हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इस ट्रांजैक्शन को, इस उनके झगड़े को हम अपने अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज इट कांट बी एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स। जैसे हमारे पास ट्रांजैक्शन है 5000 की रॉ मटेरियल परचेज किया है 50,000 का, 8 फैन परचेज किए हैं 80,000 के, चेयर्स परचेज किए हैं 18,000 की। तो ये क्या है, हमारी सारी हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, मनी में हम इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इन सभी ट्रांजैक्शंस को हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। टू मेक अकाउंटिंग रेलिवेंट, सिंपल, अंडरस्टैंडेबल एंड होमोजीनियस, दे आर एक्सप्रेस्ड इन कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट मनी। ठीक है, ऐसे तो हो सकता है कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी जो केसेस में होंगी, कुछ नंबर्स में होंगी, और सभी की अलग अलग यूनिट्स होंगी, तो हम उन्हें एक कॉमन यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं मनी में और अपनी अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट हमें क्या बताता है, एज अ बिजनेस इज इंटेंडेड टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड। बिजनेस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है, बिजनेस इज कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड। द ट्रू रिजल्ट हमें कब पता चलेगा, ऑब्वियसली जब बिजनेस हमारा बंद हो जाएगा। ट्रू रिजल्ट तो तभी पता चलेगा कि बिजनेस ने कितना पैसा कमाया है, कितना इन्वेस्ट किया था, कितना लॉस हुआ है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के बाद रिजल्ट जानेंगे, इट विल बी लिटल यूज टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज, तो वो इतना हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा।
तो इसीलिए फर्म की एंटायर लाइफ को डिवाइड कर दिया जाता है कुछ कुछ टाइम इंटरवल्स में। ज़्यादातर जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 12 मंथ्स का होता है। ये 1 जैन से 30 दिसंबर भी हो सकता है, या फिर 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च भी हो सकता है। According to income tax law, business has to adopt financial year from 1 April to 31 March of next year। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली की है कि जो कंपनीज जिनके शेयर्स लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पर, उनका अकाउंटिंग पीरियड क्वार्टरली चलता है। 3 मंथ्स का उनका अकाउंटिंग पीरियड रहता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ये हमें क्या बताता है, जब भी आप कोई एसेट परचेज करते हो तो हम उसे कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, हम उसे रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट पर। बट किस कॉस्ट पर, यहाँ पर कॉस्ट मायने रखती है। तो हम उसे किस कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे, जिस कॉस्ट पर हमने वो एसेट परचेज किया है, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू क्या होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। कभी मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है और कभी ज़्यादा भी हो सकती है। तो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। इट इज़ रेफर टू एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज किया जाता है और बैलेंस शीट में हम उस एसेट्स की वैल्यू क्या शो करेंगे, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। This cost is verifiable because the cost is recorded in the books is derived from the actual transaction। तो obviously हमने बैलेंस शीट में दिखा रखा है कि हमारे पास 10 लाख की मशीनरी है, तो हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे पास बिल है और एक्चुअल फिजिकल फॉर्म में हमारे पास मशीनरी भी अवेलेबल है। इसलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट हमारे लिए एक बेस्ट स्टैंडर्ड है, बेस्ट कंसेप्ट है। इट इज़ जस्टिफाइड बाई गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। जो हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल है, हमारी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को भी जस्टिफाई करता है। विच एज्यूम दैट द एंटरप्राइज विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड दस देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग करंट वैल्यूज़। तो हमारा जो बिजनेस है वो क्या चल रहा है, लॉन्ग पीरियड के लिए चल रहा है, तो हमें करंट वैल्यू को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। हम कौन सी कॉस्ट को यूज़ करेंगे, हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि मार्केट वैल्यू को डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं उनकी वैल्यूएशन अलग होती है। कोई एक्सपर्ट ज़्यादा लगाता है वैल्यूएशन, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। और जो वैल्यू है वो चेंज भी होती रहती है, फ्लक्चुएट भी होती रहती है टाइम टू टाइम। इसलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो सबसे बेस्ट मेथड है अपनी एसेट्स को रिकॉर्ड करने का। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट की कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, पढ़ते हैं उन ड्रॉबैक्स के बारे में। सबसे पहले है एसेट्स फॉर विच नथिंग इज पेड विल नॉट बी रिकॉर्डेड। जिनके लिए हमने कुछ पे किया है सिर्फ हम उसी को रिकॉर्ड करेंगे। कुछ ऐसी एसेट्स जिनके लिए कुछ पे नहीं किया उसे हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। और इन्फ्लेशन के टाइम जो प्रॉफिट एंड लॉस में हमें प्रॉफिट दिखा रहा है, शो किया जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा, वो डिस्टॉर्टेड होता है, वो एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पर। लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, करंट प्रॉफिट पर। करंट प्रॉफिट पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं और किस वैल्यू पर, हिस्टोरिकल वैल्यू पर। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमें ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस हमें प्रेजेंट नहीं करता। इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, information based on historical cost may not be useful to management, investors, creditors। ऑब्वियसली हो सकता है कि मार्केट वैल्यू डिफरेंट हो, कम हो या फिर ज़्यादा हो। नेक्स्ट है हमारे पास मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, आप रिवेन्यू को मैच करो उसकी कॉस्ट के साथ, मतलब उस रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी खर्चे आए हैं अब उसी साल की रिवेन्यू में से आप चार्ज आपको करने होंगे। ऑल कॉस्ट्स विच आर एप्लीकेबल टू रिवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रिवेन्यू। सबसे पहले क्या किया जाएगा, रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, फिर
देन कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज, मतलब पहले रेवेन्यू देखेंगे हम, पहले हम अपनी इनकम को रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी कॉस्ट हैं, उसे रिकॉग्नाइज करेंगे और उसी साल के रेवेन्यू से हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। व्हेन रेवेन्यू इज इंक्लूडेड इन P&L अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस, चाहे हमने वो पे किए हैं चाहे पे नहीं किए, उन्हें भी हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट में दिखाएंगे एज एन एक्सपेंसेस। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल, जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो चुके हैं बट हमने अभी पे नहीं किए, उन्हें फिर भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करते हैं, क्योंकि उनका बेनिफिट हमने इस साल में ले लिया है। लाइकवाइज प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस कुछ ऐसे खर्चे भी हो सकते हैं जिनका कुछ पार्ट हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए हो, तो उनका हमने इस साल पे किए हैं बट उनका जो बेनिफिट है हमें वो नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, तो हम उसे चार्ज भी कब करेंगे, नेक्स्ट ईयर में करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर must be carried forward to the next year as these goods will be sold only during the next period। जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया है तो हम उसे क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं एज ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ये गुड्स है अगले साल बेची जाएंगी, अगले साल इनकी रेवेन्यू हमें मिलेगी, तो नेक्स्ट पीरियड में हम इन्हें क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं एज ओपनिंग स्टॉक। सेम एज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, उसे हम क्या करते हैं, अपनी इस रेवेन्यू में से डिडक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग अजम्पशन इज ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है ये। हमारी जो अकाउंटिंग की दुनिया है, अकाउंट्स के जो हम रिकॉर्ड बनाते हैं वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हैं। तो हमारा ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमें किसने दिया था, लुका पैसिओली ने दिया था। ये इस कंसेप्ट क्या कहता है हमें कि एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट करता है एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। अगर एक अकाउंट डेबिट होगा तो ऑब्वियसली दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसे हम क्या कहेंगे, डबल एंट्री सिस्टम। It is because of this concept that the two sides of the balance sheet are always equal। जब हम अकाउंटिंग इक्वेशंस बनाते हैं, assets is equal to liabilities plus capital, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन किस पर बेस्ड है, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये सब क्या किए हैं, रीड किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।